हेलो एवरीवन, कैसे? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो हम लोगों ने एक सीरीज चला के रखी हुई है वन शॉट करके, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा ऑर्गन होता है सेल का जहाँ से हर साल कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन बना के दे देगा। इससे कितने इफेक्ट हो सकते हैं या निकल सकते हैं, सारे इफेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चे? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसके ऊपर दो झिल्लियाँ होती हैं। कितने? दो झिल्लियाँ हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक कौन सी? इनर मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनके दोनों के बीच में जो भी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनके बीच में एक स्पेस होता है, जैसे एक बाहर की तरफ झिल्ली है, एक अंदर की तरफ झिल्ली है। इन दोनों के बीच में जो भी स्थान होगा उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। कभी कभी इसकी साइज पूछी जाती है कि सर इसका साइज बता दीजिए कि साइज कितना होता है। देखो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सारे एनसीईआरटी पॉइंट आपको कवर करना है। अगर मैं साइज की बात करूँ तो एनसीईआरटी में जो साइज 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक दी गई है। तो ये आपको क्या याद रखना है? साइज। दूसरा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सर इसकी लेंथ कितनी होती है। बेटा अगर कभी आपसे लेंथ पूछे कि इसकी लंबाई कितनी होती है तो लगभग 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक, ये आपको क्या याद रखना बच्चे? इसकी लंबाई। कभी इसकी स्ट्रक्चर पूछे कि सर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये कैसी होती है? एक तो सिलेंड्रिकल होती है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि कैसी होती है बेटा? एक तो सिलेंड्रिकल होती है, और अगर सिलेंड्रिकल नहीं लिखना तो एक चीज़ और, सॉसेज करके आपको इसको लिखना है। या तो सॉसेज लिखा होगा या फिर सिलेंड्रिकल लिखा होगा, दोनों में से कोई भी लिखा होगा। अब बहुत ध्यानपूर्वक देख लेना कि क्या है। अब डिपेंड ये होता है कि सर जो प्रत्येक सेल होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कितने होती है, संख्या कितनी होती है। मैं आपको पहले भी बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसके आधार पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करते हैं। तो कभी अगर नंबर पूछता है, नंबर बेटा पूछता है कि कितने नंबर में होती है, तो हमेशा आपको लिखना है ये वेरी करती हो। वेरी कैसे करती है? अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रख लेना है कि सर जो इसकी नंबर होते हैं वो किस पे वेरी करते हैं? अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इसके अंदर कभी कभी पूछा जाता है कि सर जो डिवीज़न होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको लिख देना है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। डिवाइड बाय फिजन, तो आप ये भी याद रख सकते हो बच्चे, डिवाइड बाय फिजन। फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है बच्चे? डिवाइड हो जाता है, अपना जैसे ही कोई एक डुप्लीकेटिंग कॉपी बना लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अगर कभी तुमसे अदर नेम पूछा जाता है तो बच्चे आपको देखो इसका अदर नेम में क्या क्या लिखना है। एक तो आपको लिख के आना है, इट इज़ द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अब सर इसका क्या मतलब होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन का? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ कि सेल के अंदर के ऐसे ऑर्गन जिनके पास अपने स्वयं का डीएनए होता है उनको बोला जाता है क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, फुली ऑटोनोमस नहीं हो सकते। फुली ऑटोनोमस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भी किसी ना किसी चीज़ के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये फुली ऑटोनोमस नहीं होता। कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस होता है। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि सर इसको सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। तो बच्चे आपको ये भी ज़रूर याद रखे ना कि सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गन किसे कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा तो आपको पता ही है, हमेशा से बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका एक और नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और एक और चीज़ रखते हैं, कभी कभी इसको बोला जाता है साइट ऑफ रिस्पायरेशन। कभी कभी इसका एक और नाम लिखा आता है साइट ऑफ रिस्पायरेशन। यानी रिस्पायरेशन का जो साइट होती है वो कौन सी होती है? आपको बता देना है माइटोकॉन्ड्रिया। और रिस्पायरेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो एटीपी होती है उसका भी दूसरा नाम होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, में स्टार करके इस पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, नोट करके या स्टार करके एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। दीज आर साइट ऑफ
respiration, these are site of respiration. एरोबिक respiration लिखते तो और अच्छी बात थी, ठीक है। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन लिखते तब और भी बच्चे बात थी। तो क्या लिखना है, दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। किसके फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सर, ATP। ATP से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि बच्चे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दूसरा एक और चीज़ हमेशा याद रखे रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ठीक है, ऐसी होती हैं कि हमें आते हुए भी भूल जाती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एकदम सिंपल से पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने बोला ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और कभी कभी इसका अदर नेम पूछा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसको हम एक और नाम से बोला जाता है एनर्जी करेंसी। क्या नाम से बोला जाता है, एनर्जी करेंसी के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। तो आप ये भी बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट को याद रख सकते हो। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कभी कभी ऐसा पूछ ले तुमसे कि भाई ये बताओ एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो बेझिझक किसे कहा जाता है साहब, ATP को कहा जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो होता क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भैया DNA होता है साहब, RNA होता है, और इसके अलावा इसमें 70S का क्या होता है बच्चे, राइबोसोम होता है। 70S का क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि सर राइबोसोम इधर क्या कर रहा है, राइबोसोम जहाँ जहाँ होगा वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरे के पूरे साइंस में कहीं भी तुमको राइबोबॉड लिखा मिल जाता है, इट मीन्स वो डेफिनेटली एक किसको बनाएगा, प्रोटीन को बनाएगा। लेकिन सर इसमें जो DNA प्रेजेंट होता है वो DNA कैसा होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। चलो लिख लो भाई कैसा होता है, इसके नीचे लिखे दे रहा हूँ, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, सर्कुलर DNA होता है। ये सारा का सारा जो DNA है वो कौन सा होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। हमेशा ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट बन के आते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से जो NCERT का पूरा निचोड़ था वो मैंने आपके सामने रखा। अब आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है। सर हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कोई ना कोई फंक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो कार्य की हमेशा बात की जाए तो सबसे पहला कार्य तो यही होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना, या साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो, पहला काम होता है साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा क्या याद रखना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है। तो दूसरा आपको बता देना है साहब, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करेगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्यों मदद करेगा, देखो सुनिएगा मेरी बात को। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हमेशा मसल्स को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कौन बना के देगा, माइटोकॉन्ड्रिया बना के देगा, अरे हाँ कि ना। और तीसरा होता है कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का भी काम यही करेगा। तीसरा जो काम होता है बच्चे, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, तीसरा का काम होता है जो नर्व होती है ना, नर्व इम्पल्स को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। आपके बॉडी में जितने भी ऐसे इम्पल्स हैं या जितने भी ऐसे सिग्नल हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाते हैं, या जिनको ब्रेन क्या करता है पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जो न्यूरॉन सेल होती हैं उनको काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी देगा कौन भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया देगी। कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगी। कभी कभी इसके पास ना स्वयं के एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एंजाइम होते हैं। देखो अब मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, इसके पास ना एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और सर ये एंजाइम करेंगे क्या, करेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है भाई, कोई बता सकता है। बहुत आसानी से होते हैं कि जो एंजाइम होते हैं ना, तो अपन लिख सकते हो एंजाइम फॉर TCA साइकिल, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और TCA साइकिल का आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, T इक्वल टू ट्राई, C इक्वल टू कार्बोक्सिलिक एसिड
साइकिल। ठीक है, इसके लिए इसके पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। टीसीए साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए, क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए जो भी आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे सर, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम आपको पता है ऑलरेडी किसके लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। ये सिस्टी होती है, मैट्रिक्स होती है, ये डीएनए होता है। और डीएनए कैसे प्रेजेंट है आपको पता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, बट अपन वो छूटने नहीं देंगे, कुछ भी करके उसको कवर करेंगे। बेटा कवर क्या करके रखना है, इट इज नॉट इजीली विजिबल, या इट इज नॉट, इधर लिख लो, इधर लिख दूं, इधर ही लिख देता, स्टार करके पॉइंट को लिख लेना। इट इज नॉट इजीली visible on the माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप पे आसानी से नहीं देखी जा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत आसानी से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअल करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए बार बार माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैन किया जाता है। क्या किया जाए, स्टैन किया जाता है। हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। सर इसकी साइज़ कितनी होती है, 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी होती है, 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल या सॉसेज जैसी स्ट्रक्चर होती है। नंबर वेरी करेगी, क्यों वेरी करेगी भैया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या वो वेरी इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारी सेल हैं जिनको ज़्यादा काम करना है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। बट कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है, यानी कि उनको एनर्जी की कम ज़रूरत होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किसके द्वारा होती है, फिजन के द्वारा होती है। दीज आर द साइड ऑफ रेस्पायरेशन या फिर एरोबिक रेस्पायरेशन। इधर आप एरोबिक भी लिख देते हैं ना तो भी चल जाता है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका दूसरा नाम होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सर डीएनए कौन सा प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, 70S का राइबोसोम है और सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, पहला काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और एनर्जी का प्रोडक्शन किसके द्वारा करेगा, एरोबिक रेस्पायरेशन के द्वारा करेंगे। दूसरा हमारी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या काम होगा, नर्व का इंपल्स को कोऑर्डिनेशन कराना। जैसे हम अगर कोई भी चीज़ सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हमारे किसी भी चीज़ को हमको दर्द हो रहा है, जो न्यूरल इंपल्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन कराएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी मिलेगा कहाँ से, इधर से मिलेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलो, देखो इसमें लिखा है कि इसके पास ना खुद के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कौन से किसके लिए प्रेजेंट होते हैं, टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये टीसीए का फुल फॉर्म होता है। दूसरा चीज़, ये माइक्रोस्कोप पर आसानी से देखी नहीं जा सकती है और बार बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए, इजीली देखने के लिए इसको बार बार स्टेन करना पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर बहुत यूज़फुल रहा होगा, बहुत बढ़िया पसंद भी आया होगा। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलना है। होगा क्या, जैसे ही वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज़ का अगला वीडियो होगा उसका अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।